Hello everyone, myself Chandrkesh. I completed my undergraduation from Banaras Hindu University, Varanasi and currently pursuing my masters in IARI, न्यू दिल्ली। हम आप लोगों के लिए नीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बायो की एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 सारे लेक्चर आपको मिलते जाएं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चारगाफ रूल के बारे में। चारगाफ रूल क्या होता है? तो होता क्या है, चारगाफ ने जो बताया, उन्होंने बेस पेयर रेशियो के बारे में बताया। बेस रेशियो के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हमारे चारगाफ साहब थे। उन्होंने बताया कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थियामिन होगा, क्योंकि एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, ठीक है। और जितना साइटोसिन होगा उतना ही हमारा ग्वानिन होगा। मान लीजिए अगर 10% एडेनिन है तो 10% ही क्या होगा, उसका थाइमिन होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन इज कांस्टेंट या इक्वल टू 1, और या आप ऐसे भी बोल सकते हैं रेशियो बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन एक कांस्टेंट या 1, ठीक। जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। मतलब ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होते हैं, और एडेनिन और थियामिन इनका दोनों का कंसंट्रेशन जो है हमारा डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर सेम होता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये 10 है संख्या इसकी एडेनिन की, तो थाइमिन की भी संख्या 10 होगी। जितना एडेनिन होगा, नाइट्रोजन बेस में यही होता है कि जितना एडेनिन उतना ही थाइमिन। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ग्वानिन की संख्या 5 है, तो 5 अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन भी 5 ही होगा, ये चीज होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर इसका ऐसे देख करके देख लेते हैं, तो देखो इनका अगर रेशियो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी अगर रेशियो करके देखते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो करेंगे तो देखिए ये 1 आ गया। तो इसको हम इनडायरेक्टली वे में ये भी लिख सकते हैं कि एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो है, या ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो है वो 1 होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि एडेनिन प्लस ग्वानिन, थाइमिन प्लस साइटोसिन, ये 1 होता है। आप करके देख लीजिए कि अभी एडेनिन जो है 10 होता है ना, और ग्वानिन 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे इसका अगर हम थाइमिन देखते हैं, थाइमिन कितना है 10 है, तो साइटोसिन भी कितना होगा, साइटोसिन हमारा 5 होगा। तो अगर उनका रेशियो देखते हैं तो कितना मिल जाता है हमको, वो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप ऐसे देखते हैं कि एडेनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 1, ऐसे भी दे दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग, गलत पूछ देता है। तो आप लोग को बताना होगा कि कैसे कौन गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एडेनिन और थायामिन जो है, एडेनिन और थाइमिन बराबर होगा, ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे के बराबर होता है। एडेनिन बाय थाइमिन इक्वल टू 1,
एंड ग्वानिन बाई साइटोसिन इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम यहाँ बात करें कि A/T इक्वल टू G/C, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे ऐसे लिखना चाहें A प्लस G और T प्लस C इक्वल टू 1। तो ये इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनता है। अब क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग चार ग्राफ रूल को देख लेते हैं। कह रहा है इन ए 100 बेस पेयर लॉन्ग DNA if amount of adenine is 30, so calculate amount of thymine and calculate length of DNA। DNA की लेंथ बताइए और थाइमीन का जो है कितना परसेंटेज होगा अगर एडेनिन 30% है। तो अभी हमने देखा कि एडेनिन जो है किससे जुड़ता है, थाइमीन से। एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है और एडेनिन जो है यहाँ पे दिया है 30, तो इसका मतलब थाइमीन भी 30 ही होगा। ठीक है, तो 30 ये भी हो जाएगा, इसका मतलब एडेनिन 30 है तो थाइमीन 30 हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, डीएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है। तो ये 30 और 30 क्या हो गए, 60 हो गए, 40 बचा। इसका मतलब 40 में से साइटोसिन और ग्वानिन का जो होगा इक्वल अमाउंट हो जाएगा, 20 ये हो जाएंगे, टोटल हमारा 100 हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपको एक दिया है और तीनों में से कोई भी पूछे या तीनों पूछ दे तो आप बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, और टोटल हमारे 100 बेस पेयर हैं, टोटल 100 बेस पेयर हैं डीएनए के अंदर, और वो पूछ रहा है डीएनए की लेंथ। तो आपने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, ये डीएनए का स्ट्रक्चर हमने जब देखा था, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक बेस पेयर और दूसरा वाला बेस पेयर, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 0.34 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर होती है। ठीक है, सॉरी 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर होती है। और मीटर अगर नैनोमीटर में देखेंगे तो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगी। ये होती है दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस। और उन्होंने पूछा है 100 बेस पेयर लंबा डीएनए है, तो बताइए कि लेंथ क्या होगी डीएनए की। ठीक है, मीटर में। तो देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जितना हमारा बेस पेयर है, बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, बेस पेयर से जितनी बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होगी उससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए हमारा निकल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ डीएनए की। तो डीएनए की लेंथ अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बेस पेयर हमारे पास 100 हैं और दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3.4 इंटू 10⁻⁸ मीटर। नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है कि साइटोसिन जो है वो 17% है। ठीक है, तो बताइए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन कितना होगा, इनका परसेंटेज क्या होगा। तो साइटोसिन हमारा 17% है। साइटोसिन जानते हैं किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। इसका मतलब अगर साइटोसिन हमारे पास 17% है तो ये ग्वानिन भी क्या होगा, 17% ही होगा।
तो इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 34%। तो क्या होगा कि टोटल जितना है 100 में से इसको माइनस कर देंगे, जितना बचा होगा वो क्या हो जाएगा एडेनिन और थियामिन का परसेंटेज हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि ये 34% हो गया, तो मतलब 66% बचा होगा एडेनिन और थाइमिन के बीच में। तो 66 का क्या हो जाएगा 33 ये 33 ये, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, ये हमारा हो गया 66% और टोटल मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये हो रही है कि एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन का रेशियो क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम करके देखते हैं तो क्या होगा कि एडेनिन यहाँ पे देखिए कितना है, एडेनिन यहाँ पे 33% है और यहाँ पे थाइमिन कितना है वो भी 33% है। और यहाँ पे ये देखिए साइटोसिन, साइटोसिन कितना है 17% है, गुआनिन कितना है 17% है, गुआनिन 17% और थाइमिन भी 17% है। कट करेंगे तो सब मिला के 1 आ जाएगा। बेसिकली हमको 1 लाना होता है। ठीक है, समझेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, देखिए भैया जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर, डीएनए से फिर डीएनए बन जा रहा है, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो गया ये। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। नीट के 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बनाया कि ये डीएनए है और डीएनए से ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पे आरएनए बना दिया डीएनए से, और यहाँ पे आरएनए से प्रोटीन बना दिया। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी, और कोई और एक वहाँ उन्होंने आंसर ऑप्शन में डाला है और पूछा ए बी सी इनका क्या नाम है, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ रेप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, यहाँ ट्रांसलेशन हो जाएगा। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और अलग प्रकार से यहाँ क्वेश्चन और भी पूछेगा। यहाँ कई बार ऐसा पूछ देगा कि डीएनए से यहाँ ABCD कर देगा और यहाँ से ऐसे रिपीट कर देगा, तो इसका नाम दिया रहेगा, आपको इसको बताना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल डोग्मा देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो क्रिक्स साहब थे, क्रिक्स। ठीक है, तो क्रिक्स ने सेंट्रल डोग्मा दिया था, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो कई बार इसको हटा के यहाँ पे ABCD दे देगा ये, और कई बार इसको डीएनए आरएनए और प्रोटीन को हटा के ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लिखा रहेगा, रेप्लिकेशन भी लिखा रहेगा। तो ये आपको हटा के ये यहाँ पे इसकी जगह पे ABCD दे देगा, और ABCD क्या है, ठीक है, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं ये पूछ लेता है। ठीक है।